हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ नंबर 5। इस पाठ का नाम है मिठाई वाला और इस पाठ के लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। आइए हम पाठ पढ़ते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। ये पाठ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो गांव-गांव घूमकर, गली गलियों में घूमकर खिलौने बेचने का काम करता था। तो वह किस प्रकार अपना खिलौने बेचने के लिए आवाज़ें लगाता और किस तरह से बच्चे उसके खिलौने लेने के लिए बेचैन हो उठते, इन सब क्रियाओं का यहाँ वर्णन किया गया है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, पुलकित यानी खुश हो जाते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते, पूछते इस इचका दाम क्या है। इचका, ये जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी इसी प्रकार की बोली में बोलते हैं। उनकी वाणी स्पष्ट नहीं होती, थोड़े वो तुतलाकर बोलते हैं। ओल इचका यानी वो अलग अलग खिलौनों का भाव पूछते, मूल्य पूछते। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। यानी जब एक स्थान पर बच्चे उसके खिलौने खरीद लेते तो वो वहाँ से फिर चल देता और इसी प्रकार बच्चों को पुकारने लगता, आवाज़ें लगाने लगता। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुँचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। यानी उसकी आवाज़ हर गली में, हर घर में सुनाई देती थी और वो इसी प्रकार से गाते हुए अपने खिलौने बेचने का काम करता था। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैचा चुंदले। मुन्नू बोला, ओल देखो मेला कैचा चुंदले। यानी बच्चे अपनी अपनी बातें तुतलाकर बोल रहे थे, अपने अपने खिलौने दिखा रहे थे। आगे है, दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही, यानी उनको ध्यान से देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुम कितने में लाए हो, यानी इनका मूल्य क्या है। मुन्नू बोला, 2 पैसे में, खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। यानी उसने एक ही बार सोचा कि ये इनका मूल्य तो बहुत कम है, वो इतने पैसों में कैसे देकर चला गया ये खिलौने। लेकिन उसके बाद वो अपने काम में व्यस्त हो गई और अपने काम में लग गई। 6 महीने बाद की बात है। ये है दूसरा अंक। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो न आती होगी। यानी अब एक मुरली वाले के बारे में गांव भर में चर्चा होने लगी और सब लोग बताते हैं कि वो मुरली का गाना भी सुनाता है और 2-2 पैसे में मुरली भी बेचता है। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला,
उम्र भी तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वह तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? यानी लोग उसके बारे में जानने लगे कि जो मुरली वाला है, कहीं वह वही व्यक्ति तो नहीं जो पहले हर गांव में खिलौने बेचता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया, यानी तुमने उसकी जो वेशभूषा कपड़े वगैरह बताए, वो सब तो उसी प्रकार का है। उसी प्रकार का वह भी था तो वही होगा, पर वही है वह एक उस्ताद, यानी वो बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है। प्रतिदिन इसी प्रकार उसी मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, यानी अब वो मिठाई वाले की जगह पर मुरलिया वाला यानी बांसुरी बेचने वाला बन गया था। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है। पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए ही वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी यानी पजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा मुरली वाले के पास मुरलियां खरीदने के लिए। एक स्वर में वे सब बोल उठे, हम भी ले दे मुरली और हम भी ले दे मुरली, यानी हम भी मुरली खरीदेंगे। बच्चों ने अपनी भाषा में तुतलाते हुए ऐसे कहा। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा, यानी वो बहुत खुश हो गया और बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, यानी एक एक करके सबको बारी बारी से मुरली देंगे, सभी एक साथ मत बोलो। अभी इतनी जल्दी हम कहाँ लौट थोड़े ही जाएंगे, यानी हम सबको आराम से मुरलियाँ देकर ही जाएंगे। हम किसी को भी पीछे नहीं रहने देंगे, सबको मुरली देंगे। बेचने तो आए ही हैं और हैं भी। इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा, ये मुरली वाले ने कहा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकालकर उन्हें दे देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी न चाहिए? यह नारंगी रंग की। अच्छा, वही लो। ले आए पैसे? अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही यह निकाल रखी है। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह से न मांगे होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। हाँ बाबू, हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो।
ठीक हो गया ना हिसाब? मिल गए पैसे? देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है ना? सब ले चुके? तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं हैं? अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला आगे बढ़ गया। यानी मुरली वाले ने ये सब बातें जो हमने ऊपर पढ़ी हैं, ये सभी बातें बच्चों से की और सबको एक एक करके उसके हिसाब से उनको मुरलियाँ दे दी। तीसरा अंक, आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। यानी अब मुरली वाला अगली गली में चला गया था और उसकी आवाज़ रोहिणी को सुनाई दे रही थी। रोहिणी इसे सुन सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहासिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गई। फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। यानी धीरे धीरे समय के साथ रोहिणी उस मुरली वाले को भूल गई थी। तभी चौथा अंक, 8 मास बाद, यानी जब उन्होंने मुरली वाले से मुरलियाँ खरीद ली, उसके बाद वो 8 महीने के बाद आया। तब सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके घर की छत पर चढ़कर अंजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। यानी वो अपना सर धोकर अपने बालों को छत पर जाकर सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। यानी अब जो पहले खिलौने बेचता था, उसके बाद मुरली बेचता था, अब वह मिठाई वाला बनकर इस गांव में अपनी मिठाइयाँ बेचने के लिए आया था। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। यानी रोहिणी ने उसे तुरंत ही पहचान लिया उसकी आवाज़ के माध्यम से। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उसकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊँ? कोई आता न हो। जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूँ? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। यानी 1 पैसे की 16 मिठाइयाँ देता हूँ। इस प्रकार से मिठाई वाले ने मिठाइयों का मूल्य बताया। दादी बोली, 16 में तो बहुत कम होती हैं। 16 तो बहुत कम होती हैं। अब मिठाई वाले और दादी के बीच बातचीत होती है। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। यानी मिठाई वाले ने कहा कि मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। रोहिणी दादी के पास ही थी। वो बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही, 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। यानी दादी माँ ने कहा कि वो अब बूढ़ी हो गई हैं, इसलिए उन्हें मोल भाव ज़्यादा करना नहीं आता, तो तुम कम से कम 20 ही दे दो। रोहिणी कहने लगी कि ये काफ़ी सस्ती हैं, तो आप ले लीजिए। लेकिन दादी माँ ने फिर भी उसके साथ मोल भाव करने के लिए कहा। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से ज़रा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कहीं कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी
कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, यानी उसने रोहिणी की बात सुन ली थी और उत्तर देने के लिए कहा, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चीख की आड़ से ही बोली, यानी वह एक पर्दे के पीछे से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर आए थे? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, यानी वो थोड़ा हैरान हो गया और उसे लगा कि उसे पहचान लिया गया है कि वो पहले भी यहाँ पर इसी प्रकार की चीज़ें बेचने के लिए आता रहा है। मुरली वाले ने कहा कि इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान बिल्कुल ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी, यानी रोहिणी अब उससे कुछ बातें जानना चाहती थी। वह बोली, इन व्यवसायों से भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोली कि इन चीज़ों को बेचने से तुम्हें भला क्या फ़ायदा होता होगा? तो मुरली वाला बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिल जाता है और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, यह भी बताओ। अब व्यर्थ की उन बातों की चर्चा क्यों करूं? आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। यानी मुरली वाला अब अपनी बातें बताना नहीं चाहता था। उसका जीवन काफ़ी दुखमय था और वो अपना दुख बाकी लोगों को नहीं बताना चाहता था, क्योंकि यदि वह अपने दुखी जीवन की बातें और लोगों को बताएगा तो सभी लोग दुखी हो जाएंगे। यही जानकर उसने ऐसा कहा, जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। इस प्रकार की बातें रोहिणी ने कही। तब अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ था, स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। सुंदर स्त्री थी, मेरी प्राण थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटकेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी, प्राण नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, यानी उसके बच्चे कहीं यहीं ही होंगे आसपास, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उसी तरह रहता, घुल घुल कर मरता। यानी यदि मैं अपने बच्चों को नहीं ढूंढने के लिए निकलता या यहाँ मैं इस प्रकार की चीज़ें बेचने के लिए नहीं निकलता तो अंदर ही अंदर दुख के कारण घुल घुल कर मरता रहता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है उसी को पा जाता हूँ। इस तरह से मैं उसी सुख को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और बोला कि अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, पहले अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार का मादक मृदुल स्वर, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। यानी जब उनकी बातचीत बंद हो गई तो दादी माँ ने उसको पैसे दिए, रोहिणी ने पैसे दिए उसकी तरफ बढ़ाए, लेकिन अब मिठाई वाले ने पैसे नहीं लिए और वो अपनी पेटी उठाकर अगली गली में चला गया। इस पाठ में हमने यह जाना कि एक व्यक्ति है जो मिठाइयाँ, मुरली और खिलौने बेचता है। गली गली, घर घर जाकर वह अपने सामान को बच्चों में बेचता है और उनको बेचने के बदले वो ज़्यादा पैसे भी नहीं लेता। उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि उसका भी एक अच्छा भला पूरा संसार था, एक सुखी परिवार था, लेकिन किसी कारणवश उसके बच्चे और उसकी पत्नी
उससे बिछड़ गए तो वह उनको पा नहीं सकता, लेकिन उनको याद करके हर गांव में, हर गली में घूम घूम कर अपनी चीज़ें बेचता है और छोटे छोटे बच्चों का संपर्क पाकर, छोटे छोटे बच्चों को देखकर उन्हें उनकी पसंद की चीज़ें बेचकर वह असीम प्रसन्नता का अनुभव करता है। उसको ऐसा लगता है जैसे ये चीज़ें खरीदने वाले बच्चे उसके अपने बच्चों की तरह भोले भाले और अच्छे बच्चे हैं। इस प्रकार से यह उसके जीवन जीने की कला है कि वो अपने दुख में घुट घुट कर नहीं जीता, बल्कि सभी बच्चों के बीच प्रसन्नतापूर्वक उनकी पसंद की चीज़ें उन्हें बेचते हुए, और वो भी कम दामों में बेचते हुए, अपना जीवन व्यतीत करता है। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। आपको यदि यह पाठ अच्छा लगा, यह वीडियो पसंद आई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।